आदाब, आप सभी का इस्तकबाल है हमारे खास प्रोग्राम वकील साहब में और मैं हूं आपके साथ तरन्नुम अली। सीएए और एनपीआर के खिलाफ हजारों लोग जगह जगह प्रोटेस्ट कर रहे हैं। लगातार सीएए को काला कानून कहा जा रहा है। कई राज्यों सहित एक यूनियन टेरिटरी ने भी इसके खिलाफ प्रस्ताव पारित कर दिया है। क्या इस तरह प्रस्ताव पारित करने से इस कानून पर कुछ असर होगा या नहीं, और क्या बारीकियां हैं इस कानून की जो हमें समझने की जरूरत है। तो आइए जानते हैं फिरोज खान गाजी साहब से, जो कि लीगल एक्सपर्ट हैं और सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील हैं। आपका इस्तकबाल है हमारे इस प्रोग्राम में। वेलकम। नाज़रीन, आप भी हमारे इस प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। हमारे नंबर्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। इसके अलावा भी अगर आपका कानून से जुड़ा कोई सवाल है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमें इंतजार है आपके सवालों का। वकील साहब, जैसे कि लगातार बातें हो रही हैं सीएए पर, एनआरसी पर और एनपीआर पर, तो हम आज भी इसी पर बात करेंगे। लगातार ये जो राज्य सीएए के खिलाफ प्रस्ताव पारित कर रहे हैं, इसका क्या असर होगा? क्योंकि ये कहा जा रहा है कि ये जो भी राज्य है या राज्यों के इस तरह इसके खिलाफ प्रस्ताव पारित करने से कोई असर नहीं होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो कर भी नहीं सकते। सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते। सवाल तरन्नुम आपका बहुत अच्छा है जी। जहाँ तक कानूनी मसला है तो सिटीजनशिप या शहरियत का मसला सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट को है और इस मुद्दे पर सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट ही कानून बना सकती है। अब जहाँ तक स्टेट्स या यूनियन टेरिटरी के असेंबलीज में रिजोल्यूशन पास करने की बात है तो डेमोक्रेसी में ये बराबर ख्याल रहे कि पब्लिक ओपिनियन जो है कि बहुत ही इम्पोर्टेंस रखती है। और किसी भी असेंबली में जो मेंबर्स होते हैं वो भी पब्लिक के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। उसके ज़रिए जब पब्लिक ये कहती है कि हमें इस कानून को हमें नहीं चाहिए, लाजमी है कि रेजोल्यूशन में यही पास होता है कि इस कानून को हमें एक्सेप्टेबल नहीं है, इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट से दरख्वास्त है, निवेदन है कि इस पर दोबारा विचार करें। तो एक पब्लिक ओपिनियन तो बनता है। अल्टीमेटली डेमोक्रेसी में वी द पीपल से जहाँ हमारा कॉन्स्टिट्यूशन या हमारा प्रीएम्बल शुरू होता है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, दैट इज़ भारत। तो सब मिलाकर ये है कि अगर देखा जाए तो हमारे देश के पब्लिक ही उसका ओपिनियन अगर सर्वप्रिय है और सबसे ऊपर वो है तो स्टेट गवर्नमेंट के या स्टेट असेंबली के रिजोल्यूशन पास होने से उसकी कानूनी महत्व या सेंटर के ऊपर किसी किस्म का कानूनी अड़चन तो नहीं आता है, नहीं कानूनी कदगन लगता है उस पर, लेकिन पब्लिक ओपिनियन बनती है और वो पब्लिक ओपिनियन को ही देखा जाता है कोई भी कानून बनाने के लिए। जी, कुछ कॉलर्स हमारे साथ जुड़ गए हैं, इनके सवाल लेते हैं। हेलो हेलो, क्या आपको हमारी आवाज आ रही है? हेलो, लगता है किसी वजह से कॉलर के साथ हमारा राब्ता नहीं हो पाया। जैसे कि वकील साहब, लगातार ये भी कहा जा रहा है कि सीएए को लेकर सुप्रीम कोर्ट स्टे लगा सकता था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने स्टे नहीं लगाया। तो क्या सही में सुप्रीम कोर्ट स्टे लगा सकता था बिना सुनवाई के? हाँ, देखिए आपने सही आखिर में एक ये लगा दिया कि बिना सुनवाई के। दरअसल दो स्टेज होता है केसेस में। एक होता है केस को फाइल करना और पिटिशनर को या प्लेंटिफ को इस बात के लिए कोर्ट को कन्विंस करना कि हमारा केस बनता है। और दूसरा स्टेज ये होता है कि अगर केस बनता है, किसी ऐसा आर्डर की ज़रूरत है कि उसको न पास करने पे नुकसान हो सकता है, तो उसमें कोर्ट जो है, जिसको बोलते हैं एक्स पार्टी आर्डर, बगैर दूसरे को सुने हुए भी आर्डर कोर्ट पास कर सकती है। इसमें कोर्ट ने पिटीशन तो एडमिट कर लिया है, लेकिन एक्स पार्टी एक तरफा आर्डर न पास करके सेंट्रल गवर्नमेंट को नोटिस दिया है। नोटिस के बाद उसके ऊपर सुनवाई के बाद फिर कोर्ट जो है वो आगे की प्रोसीडिंग्स करेगी, स्टे करती है या नहीं करती है। अच्छा, एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं। हेलो। हाँ, हेलो जी, बताएं क्या सवाल है आपका? जी मैडम, मैं जम्मू कश्मीर श्रीनगर से बात कर रहा हूँ। जी जी, बताएं क्या सवाल है? से बात कर रहा हूँ। देखिए, सबसे पहले अपने टीवी की आवाज बंद करिए और फिर सवाल पूछिए। जी, श्रीनगर से बात कर रहे हैं हम। जी, सवाल बताएं। मैडम ये जानना है कि जो ये सीसी है, एनआरसी है, इससे मतलब कश्मीर में कितना फर्क पड़ता है इसके लागू होने से? देखिए, जो सिटीजनशिप का मसला है उसमें कश्मीर के और इंडिया के सिटीजनशिप में कोई फ़र्क नहीं है जी। सिटीजनशिप बताया सेंट्रल गवर्नमेंट का मसला है। तो जिस तरह से बाकी स्टेट के सिटीजन्स पर इसका बहुत ही ज़बरदस्त इफेक्ट पड़ने वाला है, उसी तरह से कश्मीर पर भी इफेक्ट पड़ेगा।
क्योंकि अगर डॉक्यूमेंट्स बनाना भी पड़े तो लोगों की लाइन लग जाएगी और एक एक आदमी को कई डॉक्यूमेंट्स बनाने पड़ेगा। और ऐसी बात नहीं है कि पूरा घर के लिए बिजली लगना है और एक आदमी जाकर ये काम करा लिया। यहाँ पर तो अगर घर के 10 फर्द हैं तो 10 को दौड़ना पड़ेगा अपने अपने कागजात सही कराने के लिए। तो जहाँ तक ये है कि जम्मू एंड कश्मीर के जो पब्लिक्स हैं उनके ऊपर क्या असर पड़ेगा, उनके ऊपर भी उतना ही असर पड़ेगा जितना रेस्ट ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर पे पड़ेगा। जी, एक कॉलर हमारे साथ और जुड़ गए हैं। हेलो हेलो जी, बताएं क्या सवाल है आपका? क्या आपको हमारी आवाज़ आ रही है? लगता है किसी वजह से कॉलर के साथ हमारा राब्ता नहीं हो पाया। वकील साहब, जैसे कि इसको सीए को लेकर, एनआरसी और एनपीआर को लेकर जगह जगह प्रोटेस्ट हो रहे हैं और लगातार इन प्रोटेस्ट को ख़त्म करने की, रोकने की कोशिश की जा रही है, तो क्या अगर कोई प्रोटेस्ट सरकार के खिलाफ होता है, किसी कानून को या किसी चीज़ को लेकर वो राज़ी नहीं है, उसके खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो क्या उस प्रोटेस्ट को रोका जा सकता है? देखिए, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है बहुत क्लियर है इस मसले में कि हर इंसान को अपनी राय इंडिविजुअली या ग्रुप में, अकेले भी राय दे सकता है या ग्रुप के साथ भी राय दे सकता है। प्रोटेस्ट करना भी एक राय देने का तरीका है। जहाँ जब तक प्रोटेस्ट जो है कानून अपने हाथ में नहीं लेती है, वो ऑफेंसिव नहीं होती है, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन उससे डिस्टर्ब नहीं होता है, तो उस वक्त तक उसको प्रोटेस्ट करने का हक है। ये कॉन्स्टिट्यूशनल हक, जिस तरह से कि कॉन्स्टिट्यूशन ने हक दिया है पार्लियामेंट को कानून बनाने का और कानून पार्लियामेंट ने पास कर दिया है, चूँकि रूलिंग पार्टी अच्छी तरह से मेजॉरिटी में है, 300 से ज़्यादा इनके अपने मेंबर्स हैं, तो उसी तरह से अगर उनको पावर है, ये अख्तियार देता है कॉन्स्टिट्यूशन कि वो कानून बनाए और कानून पास करे, वही कॉन्स्टिट्यूशन आम शहरी को, आम सिटीजन्स को ये हक देता है कि अगर कोई कानून पार्लियामेंट से पास हुआ है और उनके समझ से वो कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है, आम पब्लिक के अगेंस्ट है, तो उनको एहतजाज करने का, एजिटेट करने का, प्रोटेस्ट करने का पूरा हक है। और उस वक्त तक वो हक को इस्तेमाल कर सकते हैं जब तक कि वो खुद वायलेंट ना हो। लेकिन यहाँ पर तो कुछ सरकार में ये देखा जा रहा है कि प्रोटेस्टेंट जो है वो पीसफुल हैं, सरकार वायलेंट है, सरकार की मशीनरी वायलेंट है। और यहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें देखने में आ रही हैं, ख़ासतौर से दिसंबर से लेकर जनवरी या फरवरी का भी 15 से आ गया, बिल्कुल 2 महीने हो गए, 2 महीने हो गए। कुछ स्टेट्स में तो बिल्कुल सरकार जो है और सरकार के कारिंदे यानी कि पुलिस जो है वो अराजकता पर आ गई है, जो कि तमाम तरह के वीडियोज़ वगैरह से जाहिर है। आज की डेट में किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है, हर चीज़ जो है सोशल मीडिया पर अवेलेबल है। तो ये अपने आप में सरकार का अप्रोच सही नहीं है। सरकार ने कानून पास कर दिया, अगर पब्लिक एहतजाज कर रही है, उनका अगर प्रोटेस्ट पीसफुल है तो पीसफुल प्रोटेस्ट करने का हक है। बल्कि आज तो एक हाई कोर्ट ने अब जजमेंट भी दे दिया, बिल्कुल, और उन्हें क्लियर जजमेंट दे दिया कि प्रोटेस्टर को हक है, कोई भी कानून, एंटी सीए, एनपीआर यही नहीं, कोई भी कानून अगर पास हो रहा है और अगर पब्लिक को लग रहा है कि वो उनके फंडामेंटल राइट्स का हनन हो रहा है उस कानून के तहत, या उनके किसी भी किस्म के रस्म व रवाज पर असर डाल रहा है, वो रस्म व रवाज जो कि उनका माना हुआ, उनके कम्युनिटी में वो रिकॉग्नाइज है, तो उसके खिलाफ जो है उनको प्रोटेस्ट करने का हक है। जी, यानी कि हमें प्रोटेस्ट करने का हक हमारा कॉन्स्टिट्यूशन देता है। एक कॉलर हमारे साथ और जुड़ गए हैं। हेलो जी, बताएं क्या सवाल है आपका? जी, मेरा सवाल ये, मैं सहारनपुर से बोल रहा, बताएं। यूपी से। जी बताएं। तो ये प्रोटेस्ट करने का हक तो सबको है, आजादी है, जमहूरी मुल्क है जी। तो इसमें एक ही तबके को टारगेट किया जा रहा, किसी पर एनएसए लगाया जा रहा, किसी को बिना बदले गिरफ्तार किया जा रहा। ये जेएनयू में जो आज तक उनकी रिपोर्ट भी नहीं है, कोई एक भी गिरफ्तारी नहीं हुई, ऐसे एक तरफा ही क्यों हो रहा है? देखिए, जो बात भी कर चुके हैं, समझ गया मैं कि आप क्या पूछना चाहते हैं। जो यूपी में हो रहा है वो कानून के तौर पे नहीं हो रहा है। जो भी वहाँ पर काम हो रहा है कानून का आड़ लेकर गैर कानूनी काम हो रहा है। इसीलिए वहाँ पर जितने भी पुलिस का एक्शन है जो कि इल्लीगल एक्शन है, ज़बरदस्ती किसी के घर में घुसना, तोड़फोड़ करना, ज़बरदस्ती एनएसए लगाना, इसीलिए आप देख रहे हैं कि इधर वो पुलिस अरेस्ट कर रही है, कोर्ट में जवाब नहीं दे पा रहे हैं, जिससे कि बेल हो जा रही है।
तो ये चीज़ जो चल रहा है यूपी का, वो सब मिला के एक वकील के नाते मैं कह रहा हूँ कि वो सही कानून के तौर पे नहीं चल रहा है। हमें बार बार मैं सरकार से, चाहे कोई भी सरकार हो, स्टेट की सरकार हो या सेंटर की सरकार हो, सरकार को भी ये ख्याल रखना है कि सरकार है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो कानून उसके हाथ में है, उसको भी कानून ही फॉलो करना है। पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन का भी एक कानून होता है। जब तक वो कानून पे काम कर रहे हैं, कानून के मुताबिक काम कर रहे हैं, तब तक तो पब्लिक मानती है कानून को। अदरवाइज पब्लिक को भी दीवार से नहीं लगाना चाहिए, उसको ये नहीं समझ में आना चाहिए कि हमारी सरकार गैर कानूनी काम कर रही है जी। बहरहाल यूपी में जो एक तरफा कार्रवाई हो रही है, वह कार्रवाई अपने आप में गलत है, इसीलिए कोर्ट में जो है वो स्टैंड नहीं कर पा रही है। आप लोगों का काम ये है कि जो ख़ासतौर से सोशल एक्टिविस्ट हैं, जो पब्लिक अवेयर लोग हैं, जागरूक लोग हैं, आज की डेट में सबके हाथ में मोबाइल है, स्मार्टफोन है, हर चीज़ का वीडियो वगैरह बनाते रहें। किसी को गैर कानूनी तौर पर पकड़ के ले जा रहे हैं, फ़ौरन कोई SMS या व्हाट्सअप भेज दे या कम से कम फ़ोटो खींच ले, उसको कहीं भेज दे, ताकि ये प्रूफ रहे, ताकि ऐसा ना हो कि पुलिस किसी को उठा ले जाए। और जिस तरह से कि यूपी इस वक्त इनकाउंटर के लिए भी, इनकाउंटर का भी जब हम फिर से देखते हैं कि 2018 में क्या था, 19 में क्या था, तो जिस तरह से इनकाउंटर का भी ये बढ़ रहा है और क्लियर ये हो रहा है कि वो इनकाउंटर नहीं है बल्कि फाल्स इनकाउंटर है। तो ये सब चीज़ें बढ़ रही हैं। तो अगर किसी को पुलिस ले जा रही है और उसको आप अपने कैमरे में बंद कर ले रहे हैं, उसका इन्फॉर्मेशन आप गवर्नमेंट अथॉरिटी को, पुलिस अथॉरिटी को दे रहे हैं, तो कम से कम ये होगा कि उस शख्स की जान बच जाएगी, उसको नाजायज़ तौर पर इनकाउंटर करने में बिल्कुल हर चीज़ का रिकॉर्ड अपने पास आप सभी को रखना होगा। कुछ कॉलर्स हमारे साथ जुड़ गए हैं। हेलो हेलो, क्या आपको हमारी आवाज़ आ रही है? हेलो, लगता है किसी वजह से कॉलर के साथ हमारा राब्ता नहीं हो पा रहा। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं। हेलो हेलो जी, सवाल बताएं, क्या सवाल है आपका? जी सवाल बताएं, क्या सवाल है आपका? वही जो NRC और ये इसके कानून के बारे में पूछना है। बहरहाल मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप नाउमीद नहीं होइए, क्योंकि हमारा जो नेशनल एम्बलम है उसके ऊपर है सत्यमेव जयते। इस चीज़ पर पूरा बिलीव होना चाहिए कि अल्टीमेटली जीत जो है सच्चाई की होती है और सच्चाई की ही जीत आखिरी रिजल्ट है, अल्टीमेटम यही है। बस यही है कि मायूस ना होकर अपना काम करते जाएं, अपने सबूत इकट्ठा करते जाएं, ताकि एक रोज़ जो है वो सब अदालत में पेश किया जा सके। जी, एक कॉलर हमारे साथ और जुड़ गए हैं। हेलो हेलो, क्या आपको हमारी आवाज़ आ रही? जी, सबसे पहले अपनी टीवी की आवाज़ बंद करिए। जी सवाल बताएं, क्या सवाल है? जी सवाल बताएं, क्या सवाल है? हेलो, अपना सवाल बताएं, क्या सवाल है? जी बताएं। हेलो, सवाल पूछें। हम लगातार अपने कॉलर से यही कहते हैं कि वो जब भी हमें कॉल करें तो अपनी टीवी की आवाज़ बंद कर दे, ताकि हम उनका सवाल सुन पाएं और वो हमें सुन पाएं। परेशानी आ रही है। जी बताएं। हेलो, सवाल बताएं, आपका क्या सवाल है? लगता है किसी वजह से कॉलर के साथ हमारा राब्ता नहीं हो पा रहा। हमारे कॉलर से गुजारिश है वो जब भी हमें कॉल करें अपनी टीवी की आवाज़ बंद कर दें, जिससे उनका सवाल हम सही से सुन पाएं और वो हमें सुन पाएं। वकील साहब, जैसे कि अभी आप भी देख रहे हैं कि जगह जगह CAA को लेकर के प्रोटेस्ट हो रहे हैं, बहुत बड़े लेवल पे ये प्रोटेस्ट पहुंच गए हैं। बहुत सारे लोग इसके खिलाफ है, मुखालफत कर रहे हैं। बहुत सारे राज्यों ने इसके खिलाफ जो है प्रस्ताव भी पारित कर दिया है। तो आपको क्या लग रहा है कि इस पर इसका कुछ असर होगा या नहीं होगा? देखिए, इमरजेंसी का भी ज़माना हमने देखा है और उसके बाद अन्ना मूवमेंट और इमरजेंसी के ज़माने में जो मूवमेंट आया था, जनता पार्टी जिसके बाद आई थी, वो सब हमने देखा है। मैं ये बिल्कुल वसूख के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूँ कि ये जो एजिटेशन है, ये जो प्रोटेस्ट है, इतना बड़ा प्रोटेस्ट कभी इंडिया में कम से कम पिछले 30-35 सालों में तो नहीं हुआ है। लाजमी है कि जो प्रोटेस्ट है, लोगों के इस तरह से नहीं लोग रोड पर आते हैं जब तक कि ग्रीवेंसेस उनके बहुत ही मजबूर न हो जाए।
अब पब्लिक मजबूर हो गई है रोड पर आने के लिए, और जब इस तरह से सिटीजन्स एहतजाज करते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं, तो ये सरकार की जिम्मेदारी है कि उनकी बातों को सुने और उसके ऊपर गौर करें। मैं समझता हूं कि जब इस अमेंडमेंट को, जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट 2019 हुआ है, और एनआरसी या एनपीआर के जो डिफरेंट किस्म के कॉलम है, अगर उसको मिलाकर पढ़ा जाए जी। तो ये इसमें कोई दो राय नहीं है कि गरीबों के खिलाफ है। और ये पहला एजिटेशन है कि पूरे गरीब जो है हिंदुस्तान के, ख़ासतौर से जो बिलो पॉवर्टी लाइंस हैं, या जो ट्राइब्स हैं, या वे लोग जिनके पास अपनी ज़मीन नहीं है, वे लोग जो कि खाना बदोश हैं, आज यहाँ है कल वहाँ पर हैं, वो लोग जो कि लेबर का काम करते हैं, आज कलकत्ता की कोई बिल्डिंग बन रही है तो वहाँ पर अपना डेरा डाले हुए हैं, दिल्ली में बन रही है, गुड़गांव में तो वहाँ चले गए, नोएडा में चले आए, बम्बे में चले आए। इन लोगों के पास इस किस्म की कोई कागजात नहीं होती हैं, और इसीलिए वो तमाम लोग उनका बग़ैर रिलीजन को ख्याल करते हुए, ये नहीं कहा जा सकता है कि किसी एक कम्युनिटी का एजिटेशन है, बल्कि एजिटेशन ग्राउंड पर जाकर देखने पर यह पता चलता है कि इस एजिटेशन में हमारे देश के तमाम गरीब जो हैं वो रोड पर आ गए हैं और टेंट में आ गए हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो ऐसे में सरकार को सुनना चाहिए और ग्रीवेंसेस सुनना चाहिए, आखिर में सरकार किस लिए है। और जब ये क्लियरली बताया जा रहा है कि किस तरह से ये कानून आम गरीबों के ख़िलाफ़ है, किस तरह से ये कानून लोगों को उसी तरह से लाइन में लगा देगी जिस तरह से नोटबंदी के ज़माने में लोग लाइन में लगे थे, और उसमें तो सिर्फ 100 या 100 के आसपास कुछ ज़्यादा लोगों का इंतकाल हुआ था। और उसमें तो नोटबंदी में ये था कि कोई एक घर का आदमी जाके पैसा जमा कर सकता है, निकाल सकता है, और वो तो सिर्फ उनके ऊपर लागू था जिनके कि बैंक अकाउंट होते हैं, जिनको कि बैंक में पैसा जमा करना होता है। अभी हमारे देश में इतने सारे लोग ऐसे हैं जो कि जिनके पास बैंक अकाउंट नहीं है, ना कभी वो खोलते हैं, ना कभी चलाते हैं, अपना नाम तक भी नहीं लिख सकते। तो इसका मतलब अच्छा पूरा का पूरा घर लाइन में खड़ा होगा। अब ऐसे में कहाँ डेवलपमेंट का काम, कहाँ दुनिया तरक्की कर रही है, 21वीं सेंचुरी के आगे ख्वाब देख रही है हमारी और सरकार। भी बातें करेंगे इस बारे में, कुछ कॉलर्स हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हेलो, हिरासत मिल सकती है? जी बताएं, क्या सवाल है आपका? हेलो जी, आप सवाल बताएं, आपकी आवाज आ रही है। आपको हमारी आवाज आ रही है? सवाल क्या है आपका, आप जानना क्या चाहते हैं, पूछे। हेलो जी, अपना सवाल बताएं, क्या सवाल है आपका? लगता है किसी वजह से कॉलर्स के साथ हमारा राब्ता नहीं हो पा रहा। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, इनका सवाल लेते हैं। हेलो हेलो, सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, बताएं क्या सवाल है आपका? हाँ, मेरा जो है ना वो जैसे कि मेरा अब्बा का इंतकाल हो गया था, उसका एनआरसी में नाम हमारा है, तो एनआरसी में नाम हमारा जो है ना सिर्फ आधार कार्ड ही है, आईडी कार्ड ही है। तो हमारे अब्बा का जो इंतकाल हो गया तो उसका तो प्रूफ हमें नहीं है ना, तो उसके बारे में क्या करना, क्या सब प्रूफ उसमें चाहिए? जो कॉलम है अब तक एनपीआर का, और एनपीआर ही 2003 का रूल ये बताता है, सिटीजनशिप में जो रूल फ्रेम हुआ था वाजपेयी जी के ज़माने में, तो उसमें ये हुआ था कि एनपीआर जो चीज़ें मांगी गई थी वही चीज़ जो है एनपीआर में मांगी जा रही है, और वो चीज़ जो है उसमें पेरेंट्स के यानी कि फादर के, मदर के डेट ऑफ बर्थ प्लस प्लेस ऑफ बर्थ यही बताना पड़ेगा। और लाजमी है कि आपको ये दिखाना पड़ेगा कि फ़लाँ साहब हमारे वालिद थे जिनका कि इतने तारीख को इंतकाल हो गया, तो उनका डेथ सर्टिफिकेट भी बहुत ज़रूरी है। और फादर के नाम से जो भी जायदाद है उसको फ़ौरन जो है खसरा खतौनी में उस पर आप अपना नाम चढ़वा लीजिए, अपने भाई बहनों, अपनी माँ का नाम चढ़ा लीजिए, ताकि मुस्तकबिल में परेशानी ना हो। जी, जैसे कि अभी हाल फिलहाल ही ये खबर आई है कि एनआरसी लिस्ट जो है वो वेबसाइट से गायब हो गई है, तो आपको क्या लगता है इसमें क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता है? देखिए, जब ज़्यादा हंगामा हुआ है जो एनआरसी में जिन लोगों का नाम नहीं आया था, तकरीबन 19,48,000, उस 19,48,000 में 14,48,000 जो है वो नॉन मुस्लिम थे। और नॉन मुस्लिम में ज़्यादातर वही गरीब, चाहे वो शेड्यूल कास्ट हो, बैकवर्ड हो या आदिवासी हो, उनका नाम था। सरकार उसमें डिफेंसिव हो गई थी कि आपने ये जो एनआरसी कराया है ये तो अपने आप में बहुत ख़तरनाक है। चूँकि अब वो अवेलेबल नहीं है, सरकार एक एक्सप्लेनेशन दे रही है कि क्लाउड्स में इसको रखा गया था। क्लाउड्स जो हमारे लोग जानते होंगे, जो नेटवर्किंग वगैरह जो है
सरफेसिंग वगैरह करते हैं कि ये किस्म का स्टोर करने के लिए इंफॉर्मेशन को या किसी भी राइटिंग को एक जगह होती है और उसका एक मुद्दत होता है। तो सरकार जब ये कह रही है कि हम जो है हमारा क्लाउड में ख़त्म हो गया था उसको हम रिन्यू करेंगे, इसलिए क्लाउड में ख़त्म होने की वजह से वो स्क्रीन पे नहीं आ रहा है, तो सिटीजन्स को भी चाहिए कि सरकार अगर कोई बात कह रही है अनलेस एंड अनटिल उसके कंट्रेरी कोई चीज़ प्रूफ हो रही है उस चीज़ को मान लेना चाहिए। क्योंकि सरकार कह रही है कि गायब हो गया है, गायब होने का टेक्निकल वजूहात बता रही है, तो उसको पब्लिक को मान लेनी चाहिए। जी, एक कॉलर हमारे साथ और जुड़ गए हैं। हेलो हेलो जी, बताएं क्या सवाल है आपका? मेरा सवाल यह है कि क्या मुस्लिम लॉ में प्रोविजन है जैसे कि डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट 1939, डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज जी वकील साहब, आप इनसे कुछ और जानना चाहते हैं? इसमें हमें ज़्यादा आपने ये नहीं समझ में कि आप क्या पूछना चाहते हैं। आपने ये बताया कि डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट 1939 और दूसरा एक्ट जो आज़ादी से पहले पास हुआ था मुसलमानों के सिलसिले में उसका नाम है शरीयत एप्लीकेशन एक्ट 1937। उसके बाद जो फिर आज़ादी के बाद जो प्योरली मुसलमानों के लिए जो कानून पास हुआ था वो वही था जिसको कि शाहबानो केस बोलते हैं, मुस्लिम मैरिज प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन ऑन डाइवोर्स एक्ट। अब ये 2019 में जो पास हुआ है मोदी के सरकार में वो जो है डिसोल्यूशन ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ मुस्लिम वुमेन ऑन मैरिज एक्ट 2019। आप पूछना आप क्या चाहते हैं मुझे समझ में नहीं आया ना, आपका सवाल क्लियर है। जी, एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं। हेलो हेलो, क्या आपको हमारी आवाज़ आ रही है? हेलो, लगता है किसी वजह से कॉलर्स के साथ हमारा राब्ता नहीं हो पा रहा। जैसे वकील साहब, ये हाल ही की खबर है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अब जो भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो अगर किसी को टिकट देती हैं चुनाव का तो उन्हें देखना होगा कि वो किसी क्रिमिनल बैकग्राउंड से तो नहीं है। अगर ऐसे किसी इंसान को वो टिकट दे रही है तो बताना होगा कि टिकट देने के पीछे वजह क्या है। तो इसका फ़ायदा पार्टियां कैसे उठाएंगी और कैसे नहीं उठाएंगी? देखिए, ये सवाल हमेशा से परेशान करता रहा है जब से कॉन्स्टिट्यूशन बना है, जब से इलेक्शन होना शुरू हुआ है कि ऐसे लोग को इलेक्शन लड़ने दिया जाए या नहीं जिनके ऊपर क्रिमिनल केसेस हैं। देखिए, क्रिमिनल केसेस जो है कई नौइयत के होती हैं। एक तो केसेस वो क्रिमिनलिटी की होती है कि इंसान वो क्रिमिनल एक्ट करता है जो कि बिल्कुल हालांकि क्राइम जो है वो अगेंस्ट मोरलिटी होता है, लेकिन कुछ क्राइम ऐसा होता है जो कि ज़ाती जिसमें क्रिमिनल इंक्लाइनेशन बोलते हैं, जैसे मर्डर, डकैती, रेप। कुछ ऐसे केसेस आईपीसी में होते हैं जो कि इसलिए हो जाते हैं जिसको कि बोलते हैं कि हम नेता हैं इसलिए हो जाते हैं, हम एजिटेशन लीड कर रहे हैं। जैसे अभी जो केसेस हो रहा है शरीफ लोगों पर केसेस अभी बन रहे हैं 153A वगैरह की, वो इसलिए बढ़ रहे हैं कि वो प्रोटेस्ट लीड कर रहे हैं। अच्छा। तो केसेस में फ़र्क होता है। और इसी तरह से हालांकि जो सुप्रीम कोर्ट ने जो बातें पूछी हैं, ऑलरेडी जब फॉर्म भरा जाता है तो उसमें एक कॉलम होता है कि क्या आपके ऊपर कोई क्रिमिनल केस चला है, क्रिमिनल केस चला है तो उसका FIR नंबर क्या है, कौन सा सेक्शन था और अभी किस स्टेज पर केस है, ये सब इन्फॉर्मेशन जो है देना पड़ता है। पिछले 25 साल 30 सालों से, खासतौर से 80 के बाद आप ये कह लें कि ऐसा ये चला कि ये देखा गया सिर्फ कि उन्हीं को पार्टी टिकट देने लगी जिनके मुतल्लिक ये था कि वो इलेक्शन जीत जाएंगे, और अक्सर जो इलाके के दबंग होते हैं उनको टिकट दिया जाना शुरू किया। वह इलाके में दबंग इसलिए नहीं होते हैं कि वो सोशल रिफॉर्मर होते हैं, बल्कि उनके अर्ली एज से ही दबंगई शुरू होती है। इलाके के लोग घबराते हैं, उनका मसला भी हल कराते हैं वो, चाहे वो पुलिस से रवाबित कर करके या गवर्नमेंट ऑफिशियल से रवाबित काम करके, लेकिन उनका एक दबदबा बना होता है और दबदबा बनने तक उन पे दसियों केस होते हैं। तो एक फाइन डिस्टिंक्शन ये तो करना पड़ेगा कि जिसको हम टिकट दे रहे हैं वो आदमी का लेनियंसी ही क्रिमिनल है या उसके ऊपर इसलिए केसेस बने हैं क्योंकि कोई वो एजिटेशन लीड किया है। वह एजिटेशन लीड करने का उसको हक था, हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन वो हक देता था। तो इन दोनों फ़र्क करना पड़ेगा। लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट ने जो चिंता जताई है वो चिंता भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि 2000 के बाद अगर देखा जाए तो
कहीं कभी किसी ज़माने में 11-12% हुआ करते थे ऐसे लोग जिनके ऊपर हीनियस क्राइम था। ज़्यादा लोग इसी तरह अब 29% तक हो गया है ऐसे। लेकिन आपको ये नहीं लगता कि जो ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है इसका फ़ायदा कुछ दूसरी जो पार्टीज़ है वो उठा सकती हैं इलेक्शंस में? वो फ़ायदा वाला मसला मुझे समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि ऑलरेडी जो है पॉलिटिकल पार्टीज़ उन्हीं को टिकट दे रही हैं जिनके मुतल्लिक ये है कि वो इलेक्शन जीत सकते हैं, उनके लिए एमएलए या एमपी बन सकते हैं, उस पार्टी की तादाद पार्लियामेंट में असेंबली में ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। तो एक ऐसा कंसिडरेशन है कि विनेबिलिटी ऑफ कैंडिडेट देखा जा रहा है, हालांकि मोरलिटी ऑफ द कैंडिडेट एंड क्वालिफिकेशन कैंडिडेट का ज़्यादा देखना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। इसके लिए कोई भी तरीका बनाए, अभी तरीका है ऑलरेडी इस चीज़ को छानने का कि ऐसे लोग ना आ पाएँ जो कि कंप्लीट क्रिमिनल बैकग्राउंड के हों या क्रिमिनल लीनियंसी उनके प्रवृत्ति में हो, लेकिन कोई तरीका बनाना पड़ेगा बहुत क्लियर कि बिल्कुल, और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं। हेलो हेलो, क्या आपको हमारी आवाज़ आ रही है? हेलो, क्या आपको हमारी आवाज़ आ रही है? लगता है किसी वजह से कॉलर के साथ हमारा राब्ता नहीं हो पाया। एक कॉलर हमारे साथ और जुड़ गए हैं। हेलो हेलो जी मैडम, वकील साहब से सवाल एक था ऐसा कि जी बताएं, सवाल बताएं, क्या सवाल है आपका? मैडम, क्या संविधान में सीएए एनआरसी लागू होने का कोई इम्कान है? और वकील साहब से दूसरा सवाल ऐसा है कि अभी लोगों को पूरा पता नहीं है कि सीएए एनआरसी चीज क्या है। प्लीज ये थोड़ा एलाबोरेट करें। देखिए, पहली बात तो हम ये बता दें आपसे कि ऑलरेडी जो है सीएए लागू हो चुका है, पार्लियामेंट में पास हुआ, प्रेसिडेंट का उस पर एसेंट लगा, उसके बाद गजट नोटिफिकेशन हुआ। गजट नोटिफिकेशन जब किसी भी कानून का हो जाता है तो वो कानून लागू हो जाता है, तो ऑलरेडी लागू है। दूसरी बात आपने पूछा कि इसके मुतल्लिक लोगों को मालूम नहीं है। अब ये बताने के लिए ज़रा कुछ टाइम चाहिए, वो मैं ले रहा हूँ। वो ये कि देखिए, किसी भी सिटीजन्स का जब से सिटी स्टेट यानी इस किस्म की बाउंड्री या पासपोर्ट और एक एरिया से, इस दुनिया के एक एरिया से दूसरे एरिया में जाने के लिए पासपोर्ट चाहिए, ये सब का ये हुआ है, तो सिटीजनशिप का भी कंसेप्ट वजूद में आया। फिर हर स्टेट, हर देश जो है अपना अपना सिटीजनशिप रजिस्टर या सिटीजन्स की गिनती करने लगा। हमारे यहाँ भी आज़ादी से पहले से होता रहा है, जिसको कि हम सेंसस बोलते हैं। आज़ादी के बाद हमारे यहाँ एक एक्ट पास हुआ जिसको कि बोलते हैं सिटीजनशिप एक्ट 1955। उस सिटीजनशिप एक्ट 1955 में कंप्लीट प्रावधान है कि अगर बाहर का कोई आदमी हमारे देश में आए और यहाँ सिटीजनशिप अगर लेना चाहे तो उसको किस तरह से सिटीजनशिप मिलेगी। ये सिटीजनशिप में सबको सिटीजनशिप पूरे दुनिया में कहीं से भी आ जाए, उसका एक सिस्टम है। उस प्रोसीजर को फॉलो करने के बाद अगर उस कैटेगरी में आती है तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट का डिस्क्रिशन है, जिसको चाहे दे, जिसको चाहे न दे, लेकिन उस क्वालिफिकेशन को जो कि ऑलरेडी प्रोवाइडेड है सिटीजनशिप रूल्स में, उसको पूरा करना पड़ता था। जब से ये सरकार पावर में आई है 2015 ही से कुछ इस तरह से सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट में अमेंडमेंट होने लगा, तरमीम होने लगा कि मुस्लिम को किसी न किसी हिसाब से एक्सक्लूड किया जाने लगा। एक्सक्लूड करते करते 3-4 अमेंडमेंट हुए, इसी तरह से रूल्स 3-4 बने, जिसमें कि तकरीबन मुसलमानों को सिटीजनशिप, ख़ासतौर से पड़ोसी कंट्री पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल या अफ़गानिस्तान से आने वालों के ऊपर इस किस्म से कदगन लगाया गया कि मुस्लिम तो वैसे ही एक्सक्लूड होते जा रहे थे। लेकिन अभी जो अमेंडमेंट पास हुआ है उसमें ये कहना कि ये किसी को देने के लिए सिटीजनशिप, ये अपने आप में गलत है, क्योंकि सिटीजनशिप देने के लिए तो ऑलरेडी प्रावधान जो है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में था। हमारे सिटीजनशिप एक्ट 1955 में था। अब इसमें यह किया गया है कि पहले सपोज कर लीजिए कि 6 किस्म के लोग हैं हमारे देश में मजहब के बिना पे, तो उसमें था कि 6 किस्म के लोग हो सकते हैं। अब ये कह देना कि A, B, C, D, E तक आ जाओ हमारे साथ, और F को हम छोड़ दे रहे हैं, छठे को हम छोड़ दे रहे हैं, तो इसका मतलब ये कि वो छठे लाइन पे जो खड़ा हुआ है पायदान पे, उसको जो है सिटीजनशिप न देने के लिए ये अमेंडमेंट लाया गया है। तो ये कहना कि ये अमेंडमेंट सिटीजनशिप देने के लिए लाया गया है, ये अपने आप में भ्रमित करने की बात है। ये अमेंडमेंट सिटीजनशिप लेने के लिए दिया गया है,
किया गया है। देखो, एक चीज़ को दो तरीके से कहा जा सकता है। एक तरीका ये हुआ कि भाई ये 6 आदमी हैं, 1 2 3 4 5 वो हमारे साथ आए और एक आदमी को उस कमरे में छठे को छोड़ दिए, तो इसका मतलब कि छठे को आप अलग कर दिए, 5 को ले गए। और एक तरीका ये कहना है कि भाई 5 इसी में बैठो, छठा मेरे साथ चलो, उसमें भी छठे को अलग करना है। तो इस अमेंडमेंट में जिसको कि ये कहा जा रहा है कि सिटीजनशिप देने के लिए है, ये अपने आप में लोगों को भ्रमित किया जा रहा है। ये अमेंडमेंट बेसिकली सिटीजनशिप लेने के लिए किया जा रहा है। आज सिटीजनशिप इस तरह से ली जाएगी कि जिस हमारे होम मिनिस्टर के जो वक्तव्य है, ख़ासतौर से उन्होंने गोरखाओं के बीच में जो आसाम में दिया था, उससे बात बिल्कुल क्लियर हो जाता है कि जो लोग हिंदुस्तान में के आज की डेट में जो सिटीजन्स हैं, जो कि वोट देते हैं, उनमें जो लोग डॉक्यूमेंट्स नहीं दिखा पाएंगे, अगर मुसलमान होंगे तो उनको सीएए के ज़रिए सिटीजनशिप नहीं मिलेगी। अगर मुसलमानों के अलावा कोई और होगा तो उसको ले लिया जाएगा। तो ये क्लियर है कि गवर्नमेंट की नीयत सही नहीं है। ये एक्सक्लूजन पॉलिटिक्स जो है वो सरकार की 2015 से ही, अगर डिफरेंट अमेंडमेंट को ले लिया जाए तो उससे क्लियर हो रहा है कि आहिस्ते आहिस्ते एक ग्रुप को ये सरकार टारगेट कर रही है। और टारगेट सिर्फ इसलिए कर रही है कि वो ग्रुप चाहे माइनॉरिटी हो, माइनॉरिटी में मुस्लिम हो या गरीब हो, उनके दिमाग में ये है कि चूंकि ये हमें वोट नहीं देते हैं, इसलिए जो है, या मेजॉरिटी इनका वोट नहीं देती है, इसलिए इनको एक्सक्लूड किया जाए और अल्टीमेटली इनको स्टेटलेस कर दिया जाए। स्टेटलेस का मतलब आपको वोटर लिस्ट से वोट देने की जो आपकी राइट है उससे वंचित कर दिया जाए, वहाँ छीन लिया जाए, वंचित। बिल्कुल, आपने एक वर्ड का इस्तेमाल किया है, स्टेटलेस। इसकी बात करेंगे, लेकिन कुछ कॉलर्स हमारे साथ जुड़ गए हैं, पहले इनके सवाल लेते हैं। हेलो जी, हेलो जी, बताएं क्या सवाल है आपका? जी, मेरा सवाल ये है कि अगर कोई शख्स पूरा में एहतजाज करता है तो क्या उसको पुलिस गिरफ्तार कर सकती है? देखिए, जो पुरअमन एहतजाज कर रहा है उसको पुलिस को गिरफ्तार करने का कतई हक नहीं है। अब ऐसे में जब पुलिस गिरफ्तार कर रही है, जो कि यूपी में देखा जा रहा है, तो वो इस किस्म की कहानी बना रही है, इस किस्म के केसेस लगा रहे हैं कि अपने तरफ से कहानी बनाकर लगा रहे हैं। तो आप याद रखिए, और हमेशा हम लोगों को याद रखना चाहिए कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन चलता है, और जो हमारा, जैसे मैंने कहा ना कि हमारा एम्ब्लेम है सत्यमेव जयते, अल्टीमेटली सच्चाई की ही जीत होती है। कभी कभी ऐसा लगता है, बादल आ जाते हैं दुख के और परेशानी के, जिससे ऐसा लगता है कि बुराई हावी हो गई, लेकिन बुराई जो है उसका लाइफ बहुत ज़्यादा दिनों तक नहीं रहता है। आप लोग अपने आप को तैयार रखें, आपके साथ जो ज्यादती हो रही है वो उसको प्रूफ के साथ रखें, क्योंकि पुलिस को भी जो काम करने का हक है, जो आर्डर है, वो कानून के तहत उनको काम करना है। उनको भी कानून हाथ में लेकर और पीसफुल प्रोटेस्टर पर लाठी बरसाने का या उन पर किसी किस्म के ज्यादती करके केस करने का उनको कोई हक नहीं है। ये लड़ाई लंबी हो जाएगी, लेकिन लड़ाई तो आप लोगों को लड़नी पड़ेगी। जब आप कॉन्स्टिट्यूशन बचाने निकले हैं, देश बचाने निकले हैं, तो फिर आप अपने पुरखों को, अपने आज़ादी के जो मतवाले थे, जो आज़ादी की फ्रीडम फाइटर्स थे, उनकी ज़िंदगी देखिए। अपने ही देश में रह के ज़्यादातर उन्होंने ज़िंदगियाँ जेल में गुजारी हैं, क्योंकि उनके सामने एक मकसद था। अगर आज के सामने, आपके सामने एक मकसद है कि आपको गांधी के देश को, गांधी के देश कानून चलता है, जो अंबेडकर का संविधान है, देश चलेगा। अगर आप चाहते हैं कि इस चीज़ को बरकरार रखा जाए, तो कुर्बानियाँ तो आपको भी देनी पड़ेगी। कुर्बानी बहुत ज़्यादा नहीं अभी है, अभी आगे आने वाली जो सिचुएशन देखने में आ रहा है, कुर्बानी बड़ी हो सकती है, लेकिन कोई भी चीज़ सच्चाई पर कायम रहने के लिए कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं। जी वकील साहब, और भी बात करेंगे आपसे आगे इस मुतालिक। यहाँ पर वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। इस दौरान कुछ कॉलर्स हमारे साथ जुड़ गए हैं। हेलो हेलो, क्या आपको हमारी आवाज आ रही है? हेलो, लगता है किसी वजह से कॉलर के साथ हमारा राब्ता नहीं हो पा रहा। एक कॉलर हमारे साथ और जुड़ गए हैं। हेलो जी, बताएं क्या सवाल है? जी, वकील साहब से बात ये करनी थी कि जो ये टेलीकॉम कंपनी के टावर्स हैं जी, तो ये रेजिडेंशियल एरियाज में इनका होना ना होना कानूनी लिहाज से मतलब कितनी जवाब रखता है? देखिए, ये जो टावर को रेसिडेंशियल इलाके में लगाने से जो है वो कई किस्म की परेशानियां आ रही हैं। तो कहीं कहीं तो उसको मना किया गया है, डिस्टर्ब होती हैं।
आप ऐसा कीजिए कि एक एप्लीकेशन दीजिए, और अगर वो ज़्यादा डिस्टर्बिंग है, डिस्टर्ब होगी, अगर रेजिडेंशियल बिल्डिंग के ऊपर है तो दिन रात जो है उसके ऊपर असर पड़ेगा, क्योंकि हर चीज़ के साथ जो वो वेव चलता है, वो वेव आ गया रिसर्च के बाद कि इंसानी दिमाग के लिए, इंसानी सेहत के लिए नुकसानदेह है। तो आप उसको डिसलोकेट करने के लिए कोर्ट का सहारा ले सकते हैं। पहले उनको नोटिस दीजिए, उसके बाद भी नहीं हटा रहे हैं तो आप जो है केस फाइल कीजिए। जी, एक कॉलर हमारे साथ और जुड़ गए हैं। हेलो हेलो, क्या आपको हमारी आवाज आ रही है? हेलो, लगता है किसी वजह से हमारा कॉलर के साथ राब्ता नहीं हो पाया। वकील साहब, जैसे एक खबर है, ये आज ही की खबर है, एक बांग्लादेशी कपल को यहाँ की शहरियत चाहिए थी। बेसिकली उन्हें जो वोटर आईडी होती है वो चाहिए थी, उसके लिए उन्होंने अप्लाई किया था। तो उनसे कहा गया कि आप पहले अपनी शहरियत साबित करिए और उसके बाद आप वोटर आईडी आपको मिल सकती है। तो अगर शहरियत साबित करने के बाद वोटर आईडी मिल रही है तो यानी कि वो शहरियत का एक सबूत है, तो फिर जिन लोगों के पास वोटर आईडी है उसको शहरियत का सबूत क्यों नहीं माना जा रहा है? तरन्नुम, आपने बिल्कुल सही फरमाया कि वोट देने का उसी को हक होता है जो कि उस देश का सिटीज़न है। तो जिसको भी हिंदुस्तान में वोट देने का अख्तियार है, जो वोट देते आ रहे हैं, जिनके पास जो है वोटर आइडेंटिटी कार्ड है, वो हमारे देश के शहरी हैं। ये हमारी बदकिस्मती है कि अचानक कोई एक सुबह उठ के कोई अपना नेता जो है वो ये कह दे कि नहीं, वोटर आईडी को शहरियत नहीं मानी जाएगी या पासपोर्ट को शहरियत का सबूत नहीं माना जाएगा। ये बात अपने आप में कंप्लीट इलॉजिकल है। और जैसा कि आपने फरमाया कि 2 बांग्लादेशी थे, तो पहले तो उनको शहरियत लेनी पड़ेगी। अब देखिए, शहरियत में भी यहाँ मजहब के तौर पे लेने में पहले ही डिफ्रेंशिएट किया गया है। ये 2019 के अमेंडमेंट से पहले 2014-15 में अमेंडमेंट आ चुका है कि बांग्लादेश या पाकिस्तान के वो शहरी जो कि मुस्लिम नहीं हैं, वो अगर पिछले 5 साल से रह रहे हैं तो उनको हक हो जाता है अप्लाई करने का। अगर लॉन्ग टर्म वीज़ा पे रह रहे हैं तो हक हो जाता है अप्लाई करने का। लेकिन मुसलमानों के लिए वही 11 साल ही रखा गया है। दूसरा अमेंडमेंट ये किया गया था फीस के मुतल्लिक। फीस जो है लॉन्ग टर्म वीज़ा के लिए, अगर वीज़ा की अवधि से कोई ज़्यादा दिन रह गया तो उसके ऊपर जो फाइन इम्पोज होता है वो भी रुपये और डॉलर में है। यानी कि जो मुसलमानों के अलावा जो पाकिस्तान से या बांग्लादेश से जो लोग आए हैं उनके में तो 100, 300, 500 इस तरह से है, लेकिन मुसलमानों के लिए वो डॉलर में है, जो कि कई गुना ज़्यादा जाकर है। तो ये सब जो है डिस्क्रिमिनेटरी लॉ जो है पिछले 5-5.5 साल से हमारे देश में बनती आ रही हैं, अब बनी है, जो कि बहुत बदकिस्मती है हमारे देश का कि आहिस्ते आहिस्ते ऐसे रूल्स सरकार बनाती गई जो कि क्लियर डिस्क्रिमिनेट कर रही है एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को, और अल्टीमेटली आकर बम शेल की तरह इसको जो अमेंडमेंट लाए सिटीजनशिप एक्ट में, CAA जिसको बोला जा रहा है, ये तो किसी हिसाब से यही नहीं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के ख़िलाफ़ है, बल्कि इंसानियत के ख़िलाफ़ है। इंसानियत के ख़िलाफ़ इस तरह से है कि जो लोग यहाँ पे रह रहे हैं वो ये नहीं कह रहे हैं कि हम किसी विदेश से आए हैं, हमें सिटीजनशिप दीजिए, और न ही कोई विदेश का उन्हें एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है कि वो हमारे सिटीजन से, या वो कह रहे हैं कि हम यहाँ से आए हैं यहाँ पे। वो तो यही के रह रहे हैं, कह रहे हैं पुरखों से यहीं पर हैं। और उनको सिटीजनशिप लेने का मतलब उनको स्टेटलेस करना। स्टेटलेस करने का मतलब यह है कि उसको पृथ्वी पर रहने का हक नहीं है। बिल्कुल वकील साहब, इस बारे में हम आगे भी बात करेंगे। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं। हेलो जी, बताएं क्या सवाल है आपका? मैडम, ये जो मेरा 51 का प्रॉपर्टी का डॉक्यूमेंट निकले हैं, और हमारे दादा दादी इसके अंदर कुछ पढ़े लिखे नहीं थे। अच्छा। लेकिन बहुत सारी प्रॉपर्टी है, उसके ऊपर डेवलपमेंट हो चुका है, और अभी इस माहौल में हमें पता चला है ये प्रॉपर्टी हमारी है। अच्छा। तो इसके लिए हम कुछ कर सकते हैं क्या? अब देखिए, लंबी लड़ाई हो गई। एक छोटे से ये CAA, NPR और NRC लाकर जो है कितना परेशानी में डाल दिए। अब आपको पूरा क्या करना पड़ेगा कि पहली बात तो ये दिखाना पड़ेगा कि जिनके नाम से प्रॉपर्टी थी या आपके ग्रैंडफादर थे, आपके ग्रैंडफादर के इतने लड़के थे, यानी आपके फादर अगर अकेले हैं तो ठीक है, नहीं तो उनके साथ उनके 2-3 भाई हैं। इस तरह से सक्सेशन सर्टिफिकेट जो है वो 2 सक्सेशन सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। एक तो ये कि आपके दादा के मरने के बाद उस प्रॉपर्टी के जो मालिक हुए ये आपके फादर या आपके फादर के जो भाई बहन हैं वो हुए। उसके बाद ये दिखाना पड़ेगा कि आपके फादर के BCD भाई थे, उसमें आपके फादर A थे, और A के अब ये 4 लड़के हैं जिनका कि नाम NFT है।
तो ये कंप्लीट सक्सेशन सर्टिफिकेट का मतलब कोर्ट में अप्लाई करना पड़ता है, दोनों पार्टी को नोटिस होती है। आज जब कोई तीसरा क्लेमेंट नहीं आता है तो जितने क्लेमेंट होते हैं उनको जो है उनके हक में सक्सेशन सर्टिफिकेट इशू हो जाता है। फिर उस सक्सेशन सर्टिफिकेट के बेसिस पे आप जो हैं जाकर अपने नाम का इंदराज अपने सब रजिस्ट्रार के पास या अपने जिसको बोलते हैं कि तहसील में ये करा सकते हैं। लंबा एक प्रोसेस है और जैसा कि मैंने बताया कि इस तरह से लोगों को स्टेटलेस करना, इस तरह से लोगों को परेशान करना, सरकार का काम लोगों को फैसिलिटेट करना है, घर घर चीज़ें पहुंचाना है। आज की डेट में जितने भी एडवांस कंट्रीज़ हैं, जितनी ये छोटी मोटी चीज़ें, बिजली भरना है, पानी का बिल भरना है, डिफरेंट किस्म की चीज़ें हैं, वो सब घर में बैठे बैठे कंप्यूटर से हो जाता है। और अगर कोई परेशानी भी होती है सरकार की तरफ से होता है कि सरकार का कोई मुलाजिम आपके घर तक पहुँचाएगा। बरस इसके आज की डेट में जो हमारी सरकार है वो उन ऐसे कदम उठा रही है कि उससे पब्लिक को परेशानी बढ़ जा रही है और उस परेशानी के बढ़ने के बाद भी सरकार को या देश को कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। नोटबंदी उसका एक मिसाल है। जी, एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं। हेलो हेलो जी, बताएं क्या सवाल है आपका। हेलो हेलो जी, बताएं क्या सवाल है आपका। हेलो सवाल बताएं क्या सवाल है। हेलो हेलो सवाल बताएं। हमारी आवाज आ रही है। हेलो, मेरा सवाल, मेरा चाचा ने मकान भेजा पड़ोसी को सर। जी हेलो, देखिए अपना सवाल पूरा कीजिए, आपको हम सुन रहे हैं। पड़ोसी को हाँ, अब हम क्या करेंगे सर। जी हेलो जी, एक बार आप अपना सवाल दोहरा सकते हैं। अब उसे भेजा मकान पड़ोसी को, अब हम क्या करेंगे सर। भाई आपका चाचा का मकान था, चाचा ने पड़ोसी को अगर मकान बेचा तो उसमें आप क्या कर सकते हैं। अगर उस प्रॉपर्टी में जिसको बेचा गया है अगर आपके फादर का हिस्सा था तो लाजमी है कि एक कानून यहाँ पर यह होता है कि पड़ोसी का पहला हक होता है या ख़ानदान का पहला हक होता है। अगर उसी मकान में जिसमें कि आपके फादर रह रहे थे, जिसमें कि आप रह रहे हैं, अगर उसी का कोई पोर्शन बेचा है या पड़ोसी को बेचा है तो उसमें पहला हक आपका बनता है। तो आप लोकल एडवोकेट से कंसल्ट कीजिए और फ़ौरन जो है एक मुकदमा आप दाखिल कर दीजिए। जी, इसी दौरान एक कॉलर हमारे साथ और जुड़ गए हैं। हेलो हेलो जी, बताइए। जी, वालेकुम सलाम, बताएं क्या सवाल है आपका। सवाल ये है कि हमारे पास हमारे दादा परदादा को निजाम गवर्नमेंट की जानिब से कुछ इनामी जमीन दी गई थी, तो उसके कुछ पेपर हमारे पास हैं जो बहुत पुराने हैं। अच्छा, तो ये एनआरसी के ताल्लुक से ये हमारे लिए काफी सबूत हो सकता है ये पेपर। हाँ, ये सबूत काफ़ी तो हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन जितने सबूत चाहिए उसका एक हिस्सा ये भी हो सकता है। क्योंकि अगर दादा परदादा का है तो फिर ये भी तो दिखाना पड़ेगा कि आप 71 के बाद भी या 47 के बाद भी आप हिंदुस्तान में थे। आपके दादा परदादा का मतलब ये कि अगर परदादा पर हम जाएँ तो वो नीलामी जो है वो 47 से पहले चली जाएगी, 50 कॉन्स्टिट्यूशन के आने से पहले चली जाएगी। तो उसमें ये दिखाना पड़ेगा कि उसके बाद भी हम कंटिन्यूअस जो है देश में रहते आए हैं। जी वकील साहब, हालांकि हम आज एनआरसी और सीएए की बात कर रहे हैं, लेकिन फिर भी बीच में हम एक केस की और ज़रूर बात करेंगे जिसकी आजकल बहुत चर्चा है, निर्भया केस की। निर्भया केस में मैं ये जानना चाहती हूँ कि जो आरोपी हैं उनके खिलाफ डेथ वारंट जारी क्यों नहीं हो पा रहा है। केस किस कानूनी दांवपेच में फंसा हुआ है। देखिए, किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में जब कानून बनते हैं तो ये ख्याल रखा जाता है कि ऐसा न हो कि सरकार को निरंकुश आ जाए और ऊपरी तौर पे कानून को फॉलो करते हुए जो है वो इनोसेंट लोगों को कन्विक्ट करके उनको सज़ा न दे दे। तो काफ़ी चेक एंड बैलेंस रखा गया है, ख़ास तौर से जहाँ मसला फांसी का आता है, क्योंकि फांसी एक ऐसी सज़ा है या डेथ एक ऐसी सज़ा है कि उसको अगर बाद में पता चले कि साहब ये फ़ैसला गलत था तो उसको वापस नहीं कराया जा सकता है। क्योंकि बाकी जो फैसले हैं उनको तो वापस कराया जा सकता है या पैसे से कंपनसेट किया जा सकता है, डेथ को नहीं किया जा सकता है। तो इसमें आखिरी वक्त तक प्रिकॉशन दी गई है, यानी कि अगर सेशन कोर्ट ने सज़ा दे दी तो हाई कोर्ट कंफर्म करेगा। अगर हाई कोर्ट से सज़ा बरकरार रही तो फिर सुप्रीम कोर्ट में अपील का प्रोविज़न है। अगर सुप्रीम कोर्ट भी सज़ा बरकरार रही और वही डेथ पेनल्टी अगर सज़ा सुप्रीम कोर्ट ने भी दिया, उसके बाद भी एक सिस्टम रखा गया है कि भाई आप चाहें तो प्रेसिडेंट को
मर्सी पिटीशन दे सकते हैं। मर्सी पिटीशन भी अगर प्रेसिडेंट से रिजेक्ट हो रहा है तो अल्टीमेटली 1-2 सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट ये ऐसा आया कि इवन मर्सी पिटीशंस का रिजेक्शन भी जुडिशियल परव्यू में आता है। तो वो जुडिशियल परव्यू का इन्हीं सब चीज़ों का जो है नाजायज़ इस्तेमाल भी होने लगता है और वही कोर्ट फिर देखती है कि हाँ साहब जो क्या वो जस्टिफाइड हैं। अगर उनका पिटीशन मर्सी पिटीशन भी गवर्नर से या इस केस में प्रेसिडेंट से अगर रिजेक्ट हो गया है, डिसमिस हो गया है, तो क्या वो रीज़नेबल ग्राउंड पर हुआ है या नहीं, उसका जुडिशियल रिव्यू चूँकि खुला हुआ है, इसी में वो देर लग रही है। जो कह लीजिए कोर्ट को ये पावर है रिव्यू करने का कि क्या मर्सी पिटीशन जो रिजेक्ट हुआ है वो रीजनेबल ग्राउंड पर हुआ है या अनरीजनेबल था, जस्टिफिएबल था या अनजस्टिफिएबल। बिल्कुल, साथ ही ये भी बात करेंगे कि इस फैसले में जो मरकजी हुकूमत है उसका क्या रोल है, लेकिन एक कॉलर से पहले बात करेंगे। हेलो। हाँ जी बताएं, क्या सवाल है? वकील साहब से एक सवाल ये है, किसी भी राज्य का मुख्यमंत्री और वजीर आला ये दोनों के जनता के लिए क्या पावर होते हैं, इसकी जरा तफसील समझा के बताएं, मेहरबानी होगी। जी देखिए, अगर आपको ये समझ में आ गया हो कि हमारा सरकार जो है वो 2 किस्म की सरकार होती है, जिसको कि फेडरल गवर्नमेंट बोलते हैं। जो सिस्टम है गवर्नेंस का वो ये कि एक ओवरऑल यूनियन ऑफ इंडिया जिसको बोलते हैं, यानी कि भारत सरकार की एक सरकार होगी और उसके अलावा जो डिफरेंट स्टेट हैं वो डिफरेंट स्टेट में सरकार होगी। सरकार का काम है, पार्लियामेंट या असेंबली का काम है कानून बनाना। तो कानून बनाने का दायरा भी आपको 3 चैप्टर में बांट दिया गया है कि ये सेंटर का लिस्ट है, ये स्टेट का लिस्ट है और एक बोलते हैं कंकरेंट लिस्ट, जिस पर कि दोनों कानून बना सकते हैं। अब ये कि जो स्टेट में जो पावर है वो भी कम्प्लीटली डिफाइंड है कि एक चीफ मिनिस्टर चूँकि हेड होता है किसी भी स्टेट का लेजिस्लेचर का, वो असेंबली का हेड होता है। और फिर जब स्टेट की सरकार बनती है जिसको कि प्रशासन बोलते हैं, तो प्रशासन को भी वही लीड करता है, यानी एग्जीक्यूटिव हेड भी वही होता है। तो उसको तमाम वो पावर मौजूद होते हैं जो कि सेंटर में प्राइम मिनिस्टर को है, वही वज़ीर आला का भी होता है। सिर्फ उन जगहों पर उस चीज़ को छोड़ा गया है जहाँ पर कि सेंटर और स्टेट में किसी मसले पर अगर कन्फ्रंटेशन हो रहा है तो वहाँ पर लाजमी है कि आम तौर पर कि सेंटर के विश जो हैं या विल प्रिवेल करता है। बाकी एडमिनिस्ट्रेटिव पावर जो है, जो सब्जेक्ट स्टेट लिस्ट में है उस पर कंप्लीट कानून बनाने का हक वही चीफ मिनिस्टर को है, जिस तरह से कि एक सेंटर में प्राइम मिनिस्टर को है। और जो स्टेट लिस्ट पर जो कानून बन गया है उसको इम्प्लीमेंट करने का एडमिनिस्ट्रेटिव पावर भी उसी तरह से चीफ मिनिस्टर को है जिस तरह से कि प्राइम मिनिस्टर को है। तो पावर का कंप्लीट बाइफर्केशन होता है। और आप देखते होंगे कभी कभी ऐसा देखा जाता है कि ऐसे पावर जिसको कंकरेंट लिस्ट में होता है कहीं कहीं ओवरशेडो होने लगता है, ओवरलैपिंग होने लगती है। तो उसके लिए भी कोर्ट है, हाई कोर्ट्स हैं, सुप्रीम कोर्ट है, जिसको कि ये पावर है डिसाइड करने का कि इसमें चीफ मिनिस्टर या स्टेट को पावर है लेजिस्लेट करने का और एडमिनिस्ट्रेट करने का, ये सेंटर को पावर है। जी, एक कॉलर हमारे साथ और जुड़ गए हैं। हेलो। जी बताएं, क्या सवाल है आपका? जी सवाल बताएं, क्या सवाल है? क्या आपको हमारी आवाज आ रही है? जी बताएं। जी आ रही है, आपकी आवाज आ रही है। जी बताएं। फोन पे हमको किसी ने बहुत बदतमीजी करी, गाली बकी, औरतों के लिए बड़ा भला कहा, बहुत ही गुस्ताखी, बहुत ही बुरी बुरी बातें करी उस पे। तो मैंने उसकी सीटी बना के थाने में उसकी हमने रिपोर्ट की और वो सीधी जमा कर दिए। अच्छा। करीब 1 महीना हो गया है, अभी तक कोई कार्रवाई सुनने में नहीं आ रही है कि उनके खिलाफ कोई कार्रवाई हुई है। देखिए, जब आपने थाने में सीडी या जो भी आपने प्रूफ रख रखा है गाली देने का, क्या उसमें मारने धमकाने की ही बात है, तो फिर वो अल्टीमेटली 506 बन जाता है, यानी कि फिजिकल इंटिमिडेशन, किसी को जान से मारने की धमकी देना, या किसी की इज्जत, अगर कोई ये कह रहा है कि तुम्हारी माँ बहन का नाम लेके जो है कि ये कर दूंगा वो कर दूंगा, जिससे कि ऐसा जाहिर होता है कि वो आपकी इज्जत को उछाल रहा है, तो वो भी उसी में आता है, वो ये भी क्रिमिनल इंटिमिडेशन में आता है। और आप ऐसा कीजिए कि आपने अगर पुलिस को दे रखा है कंप्लेंट, तो फिर आप एक उसकी कॉपी जो है
एक इलाके के एसपी या आप कॉस्मोपॉलिटन सिटीज़ में रहते हैं तो डीसीपी के नाम से है एक और रिप्रेजेंटेशन दें। उसके बाद भी अगर कंप्लेंट नहीं सुनी जा रही है डीसीपी को देने के बाद या एसपी को देने के बाद भी, तो आप कोर्ट में फ़ौरन केस फाइल कीजिए। अगर आपके पास प्रूफ है तो ये केस बनता है और आप सक्सीड होंगे। फ़ौरन आप लोकल एडवोकेट से बात कीजिए और मसले को आगे बढ़ाइए। जी, कुछ कॉलर्स हमारे साथ जुड़ गए हैं। हेलो हेलो, क्या आपको हमारी आवाज आ रही है? हेलो हेलो, नहीं हमारी बात हो गई वकील साहब, हमारी आवाज बीच में कट गई थी फोन पे। जी बताएं, क्या सवाल है आपका? सवाल पूछें। वही बात चल रही थी ना वकील साहब हमारी। जी जी जी, आपकी आवाज हमें आ रही है, हम समझ गए। आपने हमें पहले भी कॉल किया था, अपना सवाल पूछें। जी, तो वो वकील साहब ने क्या बताया रास्ते में, तो मतलब सीधी हम थाने में क्या करें? जी आप ऐसा कीजिए, मैंने आपको ये बताया कि थाने वाले पिछले 1 महीने से कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, तो एक कंप्लेंट आप अगर किसी स्टेट में रह रहे हो, किसी कस्बे में रह रहे हो, तो वहाँ उस डिस्ट्रिक्ट के एसपी साहब को आप एक रिप्रेजेंटेशन भेजिए, राइटिंग में बाई पोस्ट भेज दीजिए और उसका प्रूफ अपने पास रखिए कि आपने बाई पोस्ट जो है एसपी साहब को इस मसले में अवगत कराया था कि आपके कंप्लेंट के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, जबकि 1 महीना से ज़्यादा वक्त गुजर गया है। अगर उसके बाद अगर एसपी साहब से भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है तो आप जो हैं एक एडवोकेट कीजिए और फ़ौरन एक चीफ मजिस्ट्रेट जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास जो है आप एक एप्लीकेशन, एक केस फाइल कीजिए जिसको कंप्लेंट केस बोलते हैं, और आपके पास अगर प्रूफ है तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, बिल्कुल होगी, जैसा कि आप बता रहे हैं। जी, एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं। हेलो हेलो हेलो, क्या आपको हमारी आवाज आ रही है? जी बताएं, जी बताएं, क्या सवाल है आपका? जी हमारा सवाल ये सर, ये सीए एनपीआर और इसके मेन डॉक्यूमेंट हमें क्या क्या देने पड़ेंगे? जी, हालांकि हम इस पर पहले भी बात कर चुके हैं, लेकिन एक बार फिर भी आप बता सकते हैं। देखिए इस पर बहुत से सवालात हो चुके हैं और पिछले 1 हफ्ते से, बल्कि 1 महीने से जो भी सैटरडे आया है उसमें इस पर बात हुई है। बहरहाल आप ये चीज़ ख्याल रखिए कि पहली बात तो ये कि आपके फादर और मदर की डेट ऑफ बर्थ और ये कि वो कहाँ पैदा हुए थे, और ये कि आपका डेट ऑफ बर्थ, आप किस जगह पैदा हुए थे, आप किसी स्कूल में पढ़े थे तो उसका सर्टिफिकेट, उसके अलावा बाकी आपका ड्राइविंग लाइसेंस, अगर आप बालिग हैं और वोट देते आ रहे हैं तो वोटर आई कार्ड, उसके अलावा आधार कार्ड, पासपोर्ट आपने इशू कराया है तो पासपोर्ट कार्ड, अगर आज से 50 साल पहले, 40 साल पहले आपका किसी केस में नाम हो, कहीं आप FIR किए हों, कोई मुकदमा लड़े हों, उसके कागजात हों तो वो भी एक प्रूफ है। तो ये जितने ऐसे प्रूफ जो कि सरकारी, जैसे FIR अगर हुआ है आपके खिलाफ और आपने मुकदमा लड़ा है आज से 40 साल पहले, तो ये भी एक प्रूफ है, क्योंकि FIR भी सरकारी डॉक्यूमेंट आ जाता है। बस ये ख्याल रखें कि जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट्स होंगे वो सरकारी डॉक्यूमेंट्स पर ही इन्हसार होगा, और उसमें अल्टीमेटली जैसा कि असम में आया था कि सब कुछ छोड़ छाड़ के अल्टीमेटली इस पर आ गए थे कि आपके पास ज़मीन है या नहीं, यानी कि इमूवेबल प्रॉपर्टी, अचल प्रॉपर्टी जिसको बोलते हैं, वो है कि नहीं। अब वही अल्टीमेटली जो है गरीबों के लिए नुकसानदेह हुआ था, क्योंकि यहाँ गरीबों के लिए आज की डेट में भी 40% तो ऐसे लोग हैं जिनके पास कोई ज़मीन, घर, जायदाद नाम की नहीं। जी, एक कॉलर हमारे साथ और जुड़ गए हैं। हेलो हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, बताएं क्या सवाल है आपका? मैं तो पूछना चाह रहा हूँ ये तो NRC है, CA है, इसमें क्या क्या कागज चाहिए, क्या क्या प्रूफ इसका पूरा करना पड़ेगा? अभी तो आपको बताया, डेट ऑफ बर्थ, किसी स्कूल में पढ़े हो तो स्कूल के सर्टिफिकेट, अगर कोई लैंडेड प्रॉपर्टी है जो कि वरासत में आई हो फादर के बाद या ग्रैंड फादर के बाद फादर को आई हो, फादर के बाद आपको आई हो, उसके कागजात, उसके अलावा अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है, पहले भी बता चुके हैं। कॉलर हमारे साथ और जुड़ गए हैं, इनका सवाल लेते हैं। हेलो हेलो, क्या आपको हमारी आवाज आ रही है? लगता है किसी वजह से कॉलर के साथ रब्ता नहीं हो पाया। एक कॉलर हमारे साथ और जुड़ गए हैं। हेलो हाँ जी सर। जी बताइए, वालेकुम सलाम, बताइए क्या सवाल है आपका? मेरी दुकान जो थी 192 में लुट गई थी। अच्छा। हाँ, 192 में जब बाबरी मस्जिद चल रहा था, दुकान लुट गई थी तो मुझे कुछ नहीं मिला था। और अब मेरी बेटियां जवान हो रही हैं, 2 बेटियां हैं मेरी, बेटियां जवान हो रही हैं। अब जो यहाँ के हमारे प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि नाम है कि जो जब संपत्ति चलाएगा तो उन्हीं से ली जाएगी, तो मैं कैसे ले सकता हूँ ये संपत्ति का पैसा अपना? जी देखिए 92 से
में अगर आपकी प्रॉपर्टी जल गई थी तो आपकी पैदाइश तो 92 से पहले की है। तो देखिए डेट ऑफ बर्थ, या अगर आप गांव के हैं तो गांव में कुटुंब रजिस्टर चलता है इलाके में वहाँ, या उस किस्म के जो आपने जब मकान जल गया था या दुकान जल गया था तो उसका FIR वगैरह हुआ होगा, उसका प्रूफ। बाकी और जो ऑर्डनरी कागज़ जो जनरली इंसान के पास होता है उस चीज़ को तो आप कलेक्ट करके रखिए ही। बाकी मैं बता सकता हूँ आपको कि जितने डॉक्यूमेंट्स ये लोग मांग रहे हैं हमारे देश में 95% लोगों के पास नहीं होगा। मालदार जो लोग हैं उनके पास इसलिए नहीं होगा कि उनको कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है, अब वो कोशिश नहीं करते हैं बनवाने की। जैसे राशन कार्ड मालदार क्यों बनवाएगा, वो आम मार्केट से लेता है। तो एक अफरा तफरी का आलम तो होगा, गदर का आलम बिल्कुल हो जाएगा। जैसे कि मैं बार बार कह रहा हूँ कि उससे ज़्यादा बुरी नौबत आएगी जो कि नोटबंदी के वक्त बैंक में लाइन लगते वक्त जो है हुई थी। तो ये सिचुएशन है, इसीलिए अच्छी बात यह है कि सरकार को आप लोग कन्विंस करें, मिलकर कन्विंस करें, प्रोटेस्ट करके कन्विंस करें कि भाई सरकार इस मसले पर बात करे। इस किस्म की कानून की ज़रूरत क्या है, पहली बात तो कि यही बताया जाए ज़रूरत क्या है जी। तो ये कि अगर सरकार को कन्विंस कर लें, सरकार को हो सकता है कि अच्छे सेंस प्रिवेल करे और उनको समझ में आ जाए कि हमारा काम अपने शहरियों को, अपने पीपल्स को, लोगों को परेशान करने का नहीं है बल्कि फैसिलिटेट करने का है। उनकी ज़िंदगियों में आसानी लाना सरकार का काम है जी। वकील साहब, वक्त असल में हमारे पास थोड़ा सा कम है, बहुत सारे कॉलर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे हम माजरत चाहते हैं वो अगले हफ्ते फिर से हमें कॉल मिला सकते हैं और हमसे बात कर सकते हैं। वकील साहब, आप हमारे स्टूडियो में आए, तमाम कॉलर्स के सवालों के जवाब आपने दिए, आपका यहाँ आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मोस्ट वेलकम। नाजरीन, फिलहाल हमें दीजिए इजाज़त, आपसे फिर मुलाकात होगी अगले हफ्ते। आदाब।